हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड आपका स्वागत है हमारे चैनल मेटा एजुकेशन में। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने सीटेट 2019 जो दिसंबर का पेपर था उसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करा है। इस वीडियो में हम रिमेनिंग जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने हिंदी को एज अ सेकेंड ऑप्शन या एज अ सेकेंड लैंग्वेज चुना है, पर जिन्होंने हिंदी को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज भी चुना है वो भी इसको समझ सकते हैं। उनके भी कुछ डाउट्स इससे क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट 5 है और इसमें जो लैंग्वेज हमने लिया है वो है हिंदी। देखिए क्वेश्चन नंबर 121 जो है वो हमारा क्या है, इसमें हमारे को एक पद्यांश दे रखा है। 121 से 128 तक के क्वेश्चंस हमें इस गद्यांश के आधार पर, ये जो हमें गद्यांश दे रखा है उसके आधार पर सॉल्व करने हैं। तो आप वीडियो को पॉज करिए, इस गद्यांश को पढ़िए और आंसर्स देने का ट्राई कीजिए। चलिए तो देखते हैं क्या दे रखा है इसमें हमारे को। पाठ्यक्रम को कक्षा क्रम से बहुत कड़ाई के साथ बांध देने के परिणाम स्वरूप बच्चे का विकास एक अनवरत प्रक्रिया नहीं बन पाता, अपितु कृत्रिम खंडों में बढ़ जाता है। यह एक स्थिर पाठ्यक्रम बच्चे की व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं के विकास में सहयोग न देकर एक मजबूरी बन जाता है, जिसे बच्चा और उसका अध्यापक दोनों बेबस होकर स्वीकार करते हैं। यदि एक बच्चा किसी विषय में अपने सहपाठियों से अधिक दिलचस्पी रखता है, तो पाठ्यक्रम की बदौलत उसे पूरे 1 वर्ष या इससे भी अधिक प्रतीक्षा करनी होती है, जब वह उस विषय में कुछ और अधिक विस्तृत जानकारी अध्यापक और नई पुस्तक से प्राप्त कर सकेगा। श्री अरविंद आश्रम में के शिक्षा केंद्र में, जहां पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित और स्थिर नहीं रहता, बच्चों को अपनी व्यक्तिगत रुचि और सामर्थ्य के अनुसार किसी विषय की जानकारी की प्रगति जारी रखने की छूट रहती है। सामान्य स्कूलों में जहां ये छूट नहीं दी जाती, होता प्राय ये है कि नई कक्षा में आने पर उसे वही विषय बिल्कुल नया और अपरिचित लगता है, जिसके बारे में काफी कुछ वह पिछली कक्षा में जान चुका था। विशेष तौर पर ऐसा तब होता है जब पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों का पर्याय हो, जैसा भारत में है। यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है। अगर आपको इसे दोबारा पढ़ना है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए, पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए, अदरवाइज आप दोबारा से सुन सकते हैं। और जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको देने का हम ट्राई करते हैं कि उनके आंसर्स क्या होंगे। इसमें बेसिकली जो है पाठ्यक्रम को लचीला बनाना और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो दे रखी है। इतना अभी तक हम समझ पाए हैं इस पैराग्राफ को पढ़ने से। तो देखिए, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 121 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 121, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की डैश का ध्यान रखा जाना चाहिए। क्षमताओं और आर्थिक पृष्ठभूमि, सेकंड है क्षमताओं और पारिवारिक स्तर, थर्ड क्षमताओं और रुचियों, फोर्थ रुचियों और आर्थिक पृष्ठभूमि। इनमें से कौन सा आंसर हमारा सही होगा? जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं तो बच्चों का किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए? देखिए, एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो, नहीं तो हम डायरेक्ट भी आंसर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन के इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर होगा क्षमताओं और रुचियों को, जैसा इसमें कहा गया कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की क्षमताओं और रुचियों को देखना हमें चाहिए। और अगर इन जनरल भी अगर हम देखें तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें बालक की आर्थिक पृष्ठभूमि से कुछ लेना देना नहीं होता, उसकी पारिवारिक स्तर से भी हमारे को कुछ लेना देना नहीं होता, और अगेन उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि से कुछ लेना देना नहीं होता। बाकी सारे ऑप्शनों को, क्षमताओं और रुचियों को देखा जाए तो वो हमारा थर्ड में आ रहा है, इसलिए 121 का ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। ये संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में डैश रखते हों। अभी जैसा पैराग्राफ में भी आया था कि बच्चों की रुचियां अलग अलग होती हैं एक ही क्लास में पढ़ने वाले, तो उसके हिसाब से बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसका। फर्स्ट समान रुचियां, सेकंड समान क्षमता है, थर्ड भिन्न रुचियां, फोर्थ भिन्न पूर्वाग्रह। बताइए 122 का क्या आंसर करेक्ट होगा? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, भिन्न रुचियां। ये संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में भिन्न रुचियां रखते हों, उनकी अलग अलग रुचि हो, ऐसा संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। पाठ्यक्रम को पुस्तकों का पर्याय डैश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कहा जा सकता है और माना जा सकता है। मतलब जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्य पुस्तकों पर पर्याय होना चाहिए उसको पाठ्यक्रम का। बताइए क्या आंसर सही है इसका? होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए, थर्ड सेकंड है नहीं होना चाहिए, थर्ड है कहा जा सकता है और फोर्थ है माना जा सकता है। 123 का जल्दी आंसर बताइए। यस, इसका करेक्ट आंसर है
नहीं होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है वो केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, उसको केवल पाठ्य पुस्तकों का पर्याय नहीं होना चाहिए, उसमें लचीलापन होना चाहिए। और ये सेंटेंस में भी हमारे को कहा गया था, देखते हैं कौन से सेंटेंस में हमें कहा गया है, लास्ट कहा गया है, जब पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों का पर्याय हो जैसा भारत में होता है। और ये इससे पहले की बात थोड़ी पढ़ते हैं। होता ये है कि नई कक्षा में आने पर उसे वही विषय बिल्कुल नया और अपरिचित लगता है जिसके बारे में काफी कुछ वह पहले पिछली कक्षा में जान चुका था। विशेष तौर पर ऐसा तब होता है जब पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों का पर्याय हो जैसा भारत में है। तो ये जो होता है कि पाठ्य पुस्तक का पर्याय होता है हमारा पाठ्यक्रम, उसके कारण कमी हो रही है कुछ, है ना, ऐसा सेंटेंस में इस पैराग्राफ में कहा जा रहा है। इसलिए पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। बच्चों को ये छूट दी जानी चाहिए कि वे अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। ये पूरी कहानी उन्होंने बता दी कि बच्चों को छूट दो कि वो जो भी जानकारी लेना चाहता है किसी भी विषय की, वो पूरी की पूरी ले सकें, वो किसी बुक पर या सिलेबस पर डिपेंड ना रहे। ये स्थिति कैसी है? पहला सराहनीय है, निंदनीय है, असंभव है या अव्यवहारिक है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, जल्दी बताइए। 124 का आंसर कौन सा सही है हमारा? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ये स्थिति सराहनीय है। इससे बच्चा अपनी रुचि के आधार पर जो सीखना चाहता है वो सीख पाएगा। उसे और नॉलेज जितनी वो डीप अंडरस्टैंडिंग अगर लेना चाहता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तो वो ले पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। बे उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया जा सकता? ये बे उपसर्ग है, यहाँ पर नीचे शब्द दे रखे हैं, उनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग का प्रयोग नहीं कर सकते? पहला है बस, दूसरा अदब, तीसरा ईमान और फोर्थ है हमारा फिजूल। देखिए बे उपसर्ग कौन से होते हैं हमारे? जो जो शब्द है उससे पहले लगते हैं और उस शब्द का मीनिंग बदल देते हैं। जैसे बे अगर बस के आगे लगेगा तो हो जाएगा बेबस, सेकंड हो जाएगा बेअदब, थर्ड हो जाएगा बेईमान, बिना ईमान के, बे का मतलब होता है बिना, और फोर्थ होता है बेफिजूल, बेफिजूल यानी बिना फिजूल के। सेकंड हो गया बेअदब, बिना अदब के। फर्स्ट हो गया बेबस यानी कि बिना बस के, जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक, तो इन चारों में से आपको पहले ये बताना है कि कौन सा शब्द ही नहीं बना सही, वही आपका करेक्ट आंसर होगा कि उससे पहले हम बे शब्द को यूज नहीं कर सकते। जल्दी बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, बेफिजूल। बेफिजूल कोई शब्द नहीं होता, फिजूल शब्द है पर बेफिजूल कोई शब्द नहीं होता, इसलिए बे उपसर्ग का प्रयोग फिजूल से पहले नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। प्रत्यक्षा शब्द से एक नया शब्द बन सकता है। अगर अगर प्रत्यक्षा शब्द में कुछ जो प्रत्यय है वो लगा दिए जाए तो कौन सा शब्द इसका नया शब्द बनाया जा सकता है? प्रतीक्षाशाली, प्रतीक्षारत, प्रतीक्षावान या प्रतीक्षाहीन, कौन सा सही होगा? 126 का जल्दी से आंसर बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज प्रतीक्षारत। बाकी के सारे हमारे सही शब्द नहीं है, ना प्रतीक्षाशाली, ना प्रतीक्षावान, ना प्रतीक्षाहीन। प्रतीक्षा होता है इंतजार करना, प्रतीक्षारत माने ऐसा पर्सन जो इंतजार कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो इंतजार कर रहा है। बाकी के कोई भी शब्द मीनिंग कन्वे नहीं करेंगे, इसलिए करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इस टाइप के और कमेंट जो है कंटेंट चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट metaeducation.co.in पर जा सकते हैं और वहाँ से फ्री जो MCQs हैं और जो टेस्ट सीरीज हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। वर्ष में एक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द बनेगा। अगर हम वर्ष शब्द में एक लगा दें तो क्या बनेगा? वर्षिकी, सेकंड वर्षिक, थर्ड वार्षिकी, फोर्थ वार्षिक। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से जल्दी बताइए। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, वार्षिक। देखिए वर्षिकी, ई की मात्रा आ गई, यहाँ पर इक आ रहा है लास्ट में, क आना चाहिए लास्ट में, है ना, और का पे कोई मात्रा नहीं है, तो ये हमारा सही है वार्षिक। और वर्ष में ये हमारा मीनिंग भी कन्वे करता है वार्षिक। वार्षिकी, वर्षिक ये सब सही शब्द नहीं है, सही शब्द है हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम स्थिर होना चाहिए, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, पाठ्यक्रम पूर्णतः अस्थिर होना चाहिए, पाठ्यक्रम जानकारी परक होना चाहिए। जो हमने अनुच्छेद या जो पैराग्राफ पढ़ा था उसके आधार पर इन चारों में से कौन सा हम सेंटेंस कह सकते हैं? जल्दी बताइए 128 का आंसर क्या होगा।
यस, द करेक्ट आंसर इज पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। जो भी पूरी बात करी गई वो यही की गई कि पाठ्यक्रम इतना फ्लेक्सिबल हो, पूरा बुक्स पर डिपेंडेंट ना हो, जिससे कि बच्चे जो सीखना चाहते हैं वो सीख पाए। पहला क्यों नहीं होगा, स्थिर नहीं होना चाहिए पाठ्यक्रम इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, इसलिए नहीं होगा। थर्ड क्यों नहीं होगा, पाठ्यक्रम पूर्णतः अस्थिर होना चाहिए। पूर्णतः अस्थिर हो जाएगा तो हमारा जो कंटेंट है, हमें क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, वो सब गड़बड़ा जाएगा और पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी चरमरा जाएगा। इसलिए जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। और फोर्थ क्यों नहीं होगा, पाठ्यक्रम जानकारी परक होना चाहिए। जानकारी परक तो रहता ही है, तो ये फोर्थ हमारा इतना रिलेवेंट ऑप्शन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। आई होप आपको ये सारे जो वीडियोस हमने बनाए हैं वो समझ में आए होंगे और आज का भी वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिनको इस कंटेंट की ज़रूरत है, अपने ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर इनको शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।